चलाए हो डेमो वाला, ये बहुत खतरनाक है, पूरा बर्बाद करके रख दे रहे हो। अरे टीचर के बारे में सोच लो, पूछ लो लोगों से और कहीं जाकर एडमिशन ले लो। लेकिन ये 2-3 चीज़ ध्यान देना चाहिए, पढ़ा लिखा है कि नहीं। पहला नंबर एक तो यही होना चाहिए कि क्वालिफाइड है कि नहीं, और दूसरे नंबर फिर आना चाहिए कि न्यूमेरिकल वगैरह, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है और थ्योरी आप बहुत पढ़ रहे हो, कभी कुछ नहीं हो सकता है। थ्योरी मान लिया आपका 25% रोल है, 75% रोल आपका न्यूमेरिकल्स का है। न्यूमेरिकल्स मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें थ्योरिटिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं। जब आप उसको करते हो तब आपका थ्योरी अच्छी से क्लियर होती है। आप ऐसे करते रहोगे नहीं हो पाएगी। तो थ्योरी पढ़िए और इसके बाद क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। देखिए थ्योरिटिकल क्वेश्चन अभी हमने एनालिसिस किया था आपका 7 मई वाले का, 4 क्वेश्चन थ्योरिटिकल हैं और वो चारों क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बेसिक चीज़ें पढ़े हुए हैं कर लेंगे आप, कोई बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत डेप्थ से क्वेश्चन उठा लिया गया है तो फिर बस की बात नहीं है, चाहे जितनी थ्योरी पढ़ डाले हो, ये भी ध्यान दे रहे हो, चाहे तब पढ़ डाले हो। यदि किसी ने ढंग से पेपर बना दिया थ्योरिटिकल क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए न्यूमेरिकल पर बहुत ध्यान दो। चलिए देखिए एक चीज़ ये देख लीजिए। अच्छा, अब जो लोग मान लो उस दिन ना बैठ रहे हों तो उनके लिए बता दें, हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, ठीक, और डायमेंशन में हम ये कह रहे थे, अच्छा डायमेंशन हल्का सा बता दें, 5 मिनट लगेगा। जैसे हमने कहा था फोर्स का डायमेंशन mLT की पावर -2, तो हमने ये कहा था कि डायमेंशन होता क्या है, जो इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन, कौन फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स। अब फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने मास लिखा, लेंथ लिखा, टाइम लिखा। तो ये मास की जो पावर हम लिख रहे हैं, यहाँ पावर क्या मानी जाएगी, 1। लेंथ की पावर यहाँ क्या मानी जाएगी, 1। और यहाँ टाइम की पावर क्या लेंगे, -2। ये जो पावर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो पावर रेज की जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई थी, उसमें पूछ लिया गया था कि इसका क्या क्या फैक्टर है, मास का कितना है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, डायमेंशन निकालने को आता है। अब डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मास कहीं है तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल M, लेंथ का मामला आता है तो L लिखेंगे, और टाइम का आता है तो कैपिटल T लिखेंगे, और टेम्परेचर की बात आती है तो K या थीटा जैसा ऑप्शन आपको दिया रहे। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल A लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात आती है तो इसकी जगह, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, तो CD से लिख देते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी जगह हम लिखते हैं मोल, MOL, या कहीं कहीं ये म्यू से डिफाइन किया जाता है, ठीक। ये सिंबल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने बताया था कि चाहे 10 kg हो, चाहे 2 kg हो, चाहे 3 ग्राम हो, चाहे मिलीग्राम हो, पहली बार न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ MKS CGS से कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब हो गया कि मास है तो हम सब जगह क्या लिख दिया करेंगे, M लिख दिया करेंगे, बस इतना मतलब होता है। बस लेंथ है, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, उसकी जगह हम L लिख दिया करेंगे, ठीक। और इसको करते हुए और इसमें मैथमेटिक्स के 2-3 कॉन्सेप्ट काम करेंगे आपके। एक तो हमने ये बताया था कि A टू पावर M, B टू पावर M, होल पावर n है, तो A टू पावर M इंटू n और B टू पावर M इंटू n ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये लगता है मैथमेटिक्स में इसी चैप्टर में, होल पावर n है, तो हमने ये बताया था A टू पावर M इंटू n, B टू पावर M इंटू n, और इसके बाद ये बताया था A टू पावर M इंटू A टू पावर n, दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा ये M प्लस n। फिर बताया था A टू पावर M, A टू पावर n, दोनों का बेस सेम है तो हो जाएगा M माइनस n।
और एक रूल ये बताया था a⁴ है, इसको लिख सकते हो 1/, मतलब कि इससे ये पॉसिबल है और इससे ये पॉसिबल है। इतने रूल इस चैप्टर में लगने जा रहे हैं आपके, ठीक। फिर हमने ये कहा था किसी चीज़ का डायमेंशन आपको निकालना है, जैसे मान लो हमने कहा था जी, बहुत पूछा जाता, आपकी एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तो जी m1 m2/r², इसके नीचे 1 कर दिया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक। तो बताओ ये क्या हुआ, जी m1 m2/r²। तो जी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी fr²/m1 m2। अब फोर्स का नहीं मालूम है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का नहीं मालूम है तो डेल्टा b/Δt, वेलास्टिक नहीं मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तोड़ते हुए चले जाओ। लेकिन हम लोग धीरे धीरे ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, फोर्स हुआ, वेलासिटी हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, ये सब एनर्जी हुआ, ये सब रट जाता है क्योंकि ये मिलता रहता है हमें। तो फोर्स का अब हमें मालूम है mL⁻² लिखा, r अब डिस्टेंस है, L² हुआ, m1 m2 का मतलब ये होता है m1 मान लो 2 kg, m2 मतलब 3 kg, तो 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ भी m लिखेंगे, यहाँ भी m लिखेंगे। अब एक m से m क्या हुआ, अब ये ऊपर ले जाओगे तो m-1 L³ और T⁻²। यही क्वेश्चन पूछा यह गया था कि m⁻⁻1 किसकी डायमेंशन में आता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन जी था, ठीक। तो ये री एग्जाम में अब चूंकि बार बार ये आ चुका है और कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब कि पूरा जी नहीं पूछा, उन्होंने कहा बताओ m⁻⁻1 आएगा किस में, 4 ऑप्शन बना दिया। तो हम किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल लेंगे तो तुम्हें डायमेंशन निकालने के चक्कर न पड़ना, जो रिपीटर हैं वो लोग तो निकालें और जो फ्रेशर हैं वो नहीं निकालें, नहीं हिला नहीं पाएंगे, फार्मूला याद नहीं है को। तो फार्मूला जब साल हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ 3 चीज़ें पढ़ते जाते हैं, एक तो स्केलर है कि वेक्टर है, दूसरा चीज़ फिर डायमेंशन क्या होती है, तीसरा चीज़ यूनिट क्या होती है, ये 3 बातें पूरे साल पढ़ेंगे, ठीक। तो जो रिपीटर होंगे वो लोग कर लेंगे, जो फ्रेशर होंगे बहुत ज़्यादा इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चैप्टरों में करते रहेंगे इसको, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पर, अच्छा तब की बताना, हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ना। इधर देखिए, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी पे, थोड़ा सा इसको बता दें तो आगे चलते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया 3 डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस पे। एक कौन सी थी बताओ, फंडामेंटल, दूसरी क्या थी सप्लीमेंट्री, तीसरी क्या थी डेराइव क्वांटिटी, ठीक। अब हम क्या करने हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन की बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। डायमेंशन की बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब 4 तरह की बातें यहाँ पे आ रही हैं। फर्स्ट हो गया डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट, थर्ड हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल, और फोर्थ हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, डायमेंशनल का मतलब जिसकी डायमेंशन हो, और डायमेंशन लेस जिसकी डायमेंशन ना हो। बहुत सीधी सी बात हो गई, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बहुत बड़ी वाली नहीं है, सिंपल सी चीज़ होगी। डायमेंशनल तो जिसका डायमेंशन हो, डायमेंशन लेस जिसका डायमेंशन ना हो, 2 बातें हो गई। अब बात आती कांस्टेंट वेरिएबल। अब कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लो हमने दे दिया कि F = 2 न्यूटन, ठीक। अब ये F 2 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन हो सकता है, फोर्स क्या है बदलता रहता, कहीं फिक्स तो है नहीं, बोलो। लेकिन हमने कहा G की वैल्यू, अब G की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बदलेगी नहीं। पाई की वैल्यू बदलेगी नहीं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बदलेगी नहीं, ε0 की वैल्यू बदलेगी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो क्वांटिटी हैं जिनका फिक्स वैल्यू होती है, कोई चेंज नहीं आता, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और जो बदलता रहता है उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब कांस्टेंट भी 2 तरीके के होते हैं और वेरिएबल भी 2 तरीके के होते हैं। एक कांस्टेंट वो होता है जिनका डायमेंशन होता है, और एक कांस्टेंट वो होता है जिनका डायमेंशन नहीं होता है। एक वेरिएबल वो होता है जिसका डायमेंशन होता है, और एक वेरिएबल जिसका डायमेंशन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल जरा देखिए, ये बताओ G H, चलो पहले 2 बताओ, G बताओ
और पाई बताओ, पहले बताओ ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता दो। जी जो है वो क्या है, उसकी डायमेंशन होती है, और पाई की कोई डायमेंशन। तो बताओ जी कहाँ रखोगे? डायमेंशनल कांस्टेंट में रखोगे, और पाई कहाँ रखोगे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट में रखोगे। दोनों क्लियर हो गया? पाई की कोई डायमेंशन नहीं है और जी की डायमेंशन है, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन दोनों कांस्टेंट में एक कैसा है जिसका डायमेंशन है और दूसरे का डायमेंशन नहीं है। जी का डायमेंशन है लेकिन पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। और बता दो। अब हम लेते हैं जैसे एंगल ले लिया, एक एंगल ले लेते हैं, और मोमेंटम चलो ले लेते हैं हम। मोमेंटम होता P = mv, और एंगल बता चुके हैं ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब बताओ दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों वेरिएबल हैं, कहीं 10 डिग्री, कहीं 20 डिग्री, कहीं 30 डिग्री, और मोमेंटम भी अलग अलग पढ़ते हो तो दोनों वेरिएबल हैं। और डिसिमिलरिटी क्या है बता दो? मोमेंटम का डायमेंशन होता है लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, L अपॉन L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, ये जो हो गया पहली बात, दोनों वेरिएबल हैं और दोनों में डिसिमिलरिटी है कि थीटा जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस है, और मोमेंटम क्या है? डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन है। अब यहाँ हमने देखो चारों यहाँ बना दिया है। देखो डायमेंशनल वेरिएबल में फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। डायमेंशनल कांस्टेंट में हो गया आपका g हो गया, h हो गया, सिग्मा हो गया। डायमेंशनलेस वेरिएबल में आपका एंगल हो गया, स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में हो गया आपका पाई हो गया, e मतलब एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.303। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये देखो ये सब कांस्टेंट है लेकिन इनकी डायमेंशन होती है। और यहाँ पर देखो ये और ये वेरिएबल हैं और इनका लेकिन क्या है? डायमेंशन नहीं होती, जबकि इसकी डायमेंशन होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको लोग छांट के कर लोगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक, अब हम आगे आते हैं, जहाँ पढ़ लिए थे उसके आगे चलते हैं। अब होगा ये यहाँ देखो हमने लिख दिया है स्पेसिफिक हीट, इसकी यूनिट भी लिखी हुई है। आप घर पे करना चाहते हो आप कर सकते हो, और जिसको नहीं मन होगा मत करना, हम आगे बताएंगे ही। ठीक, ये सारा हमने लिख दिया है पूरा, लेकिन जो रिपीटर है वो लोग करेंगे, फ्रेशर नहीं करेंगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे, कहोगे पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, निकल ही नहीं रहा है को। अब इसमें ज़रा देखो, इसमें हमने कल क्या क्या बता दिया था ये बता दो, जो बचा है उसको बता देते हैं। आज देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 क्वेश्चन आता है और आपकी एरर हटा दी गई है तो समझ लो इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। चलो क्या क्या इसमें हो गया बता दो। इम्पल्स नहीं हुआ था ना? चलो इम्पल्स का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है? फोर्स इंटू, और फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा? mL⁻² इंटू टी, तो बोल दो इसका क्या हो जाएगा? mL⁻⁻1 हो गया। ठीक, एंगुलर मोमेंटम बता चुके हैं, स्पेसिफिक हीट नहीं बताए हैं। C, स्पेसिफिक हीट, फार्मूला बताओ स्पेसिफिक हीट का। Q = mc डेल्टा, तो यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब तुम लोग निकाल के बताओ क्या आ रहा है इसका। Q का हो जाएगा mL² T⁻², और मास की जगह m लिखेंगे और डेल्टा थीटा की जगह चाहे थीटा लिख दो चाहे k लिख दो, जैसा ऑप्शन दिया जाए। हमने थीटा लिख दिया। अब m से m क्या हो जाएगा? L² T⁻², थीटा⁻, बोलो अब बता दो। थर्मल कंडक्टिविटी बता चुके हैं, देखो 20 में आया भी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
R/N होता है, तो जो R का निकलवा चुके हैं गैस कांस्टेंट का, उसमें मोल हटा दो, बस हो जाएगा। ये V हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिए थे, कैपेसिटेंस नहीं बताए थे ना। चलो C बराबर Q/V और V इज इक्वल टू W/Q। निकालो सब लोग इसका जरा, क्या आएगा। C इज इक्वल टू Q/V और BW/Q, तो Q चला गया ऊपर, तो Q²/W। और Q का डायमेंशन बताए थे, Q इज इक्वल टू होता IT, तो I का A और T का T। तो बताओ क्या हो जाएगा। AT की जगह ये AT का स्क्वायर कर दो और W का वही ml² T²। अब देखिए फिजिक्स का रोल खत्म, एक लाइन का फिजिक्स होती है, बाकी सब मैथमेटिक्स होती है, वही नहीं आती है। ये हो गया A² T² ml² T⁻²। अब सेट करो इसको, ये हो जाएगा A² m⁻⁻1। अब यहाँ L² है और यहाँ कहीं है नहीं, L⁻⁻2, ये ऊपर ले जाओ, T⁴ हो जाएगा। ठीक। ये भी बता दिया था, रेजिस्टेंस भी बता दिया था। ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स ये रह गया था। फाई इज इक्वल टू होता है BA। ठीक। और B को निकालने का तरीका क्या बताया था हमने, F इज इक्वल टू IBL। अब निकाल के दिखाओ इसको। हाँ, फाई का, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिफाइन करते हैं ये। हाँ, L लेंथ है, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है। पहले B का निकाल लो, या सीधे B का यहां से निकालो, उठा कर रख दो, F/IL हुआ। अब ये हो जाएगा F/IL इंटू A। फटाफट हाथ चलाया करो, जो रिपीटर हो तेज चलाया करें, अपनी आदत को और इम्प्रूव करें। जो फ्रेशर हैं आराम आराम चले। इसके बाद एक बैच हम बनाने जा रहे हैं, जिनके नंबर फिजिक्स में 130 के अबव हों, वो लोग उस बैच में आवें। वो टाइम जहाँ तक है वो इवनिंग में रहेगा। हाँ, 4 से 6। फोन उठाओ। चलो बताओ यहाँ पर F का बताओ क्या हो जाएगा, ml T⁻², और I का A, L का L, एरिया का L²। देखिए ये I करंट है, यूनिट एम्पियर होती तो A से लिख दिया इसको, और ये ये एरिया है यहाँ पर। और किसका फोर्स का हो गया ml T⁻², I का A और L का L। अच्छा, ये एरिया यहाँ पे है ना। देखिए एरिया होता है लेंथ इंटू, तो L इंटू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे L² हो जाएगा। ठीक। अब एक L से एक L कैंसिल, ये L कैंसिल। देखो यहाँ से हमने B निकाल लिया, यहाँ B जरूरत थी ना, तो B इज इक्वल टू F/IL हुआ। हमने यहाँ पर रख दिया, F/IL रख दिया, A रख दिया। और चाहे तुम अलग से निकालो, यहाँ रखो तब भी वही आएगा, सेम आंसर आएगा दोनों का। भाई यहाँ पर आप निकालिए और डायमेंशन निकाल के यहाँ रख दो, यहाँ एरिया रख दो, तब भी वही आएगा। निकाल चेक कर लो, वही आएगा।
अच्छा अब इधर देखो, जी का निकाल ही चुके हैं, एच का भी निकाल चुके हैं, ठीक, और वेलोसिटी हो ही गया, ये भी बता चुके हैं। और ई अपान जी 21 में आया था तो हमें लग रहा है अब ये भी कर लो, ई एनर्जी है और जी बता चुके, हो जाएगा, कर लोगे। अब जो क्वेश्चंस जहाँ आए हुए हैं वहाँ हमने लिख दिया था, अब इस सवाल वाली नहीं लिख पाए थे, तो देख रहे हो कि जो आ रहे हैं, जो आपका थ्योरी में जो बुकलेट में क्वेश्चंस हैं उसी में आए हैं, उसी में कहीं एक आध क्वेश्चन तो होता है, अदरवाइज उसी में आ जाते हैं, बाहर से नहीं लिखना पड़ता है। अब अगला जो बुकलेट मिलेगी उसमें सब आपको देखिएगा, उसमें सब मिलेंगे, सारे हमने लिख दिए हैं। अच्छा थोड़ा दूसरे टाइप का, इधर देखो, इधर देखिए ध्यान से, फाइंड डायमेंशंस ऑफ CR 1/CR LR। अब ये कैसे निकाला जाता है समझो इसको। जैसे ए वाला हमने लिया CR, अब R रेजिस्टेंस है और C क्या है, कैपेसिटेंस हो गया। अब यहाँ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक रास्ता है C का अलग निकाल लो, R का अलग निकाल लो, रख दो, लेकिन वो टाइम लगेगा। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, एसी में पढ़ेंगे, एसी में पढ़ेंगे, वहाँ पर आता चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस हम लोग पढ़ते हैं। तो इस CR को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, टाइम कांस्टेंट। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाउ से, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T। तो बस सीधे बिना पेन के हो गया आपका। अब कोई बेवकूफ़ टाइप का है तो वो C का रखेगा, R का रखेगा, निकलेगा उसका भी। तो शार्प ब्रेन है, उसने देखा CR जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट जगह हम क्या लिखेंगे, T लिख देंगे, हो गया आंसर, आ गया आपका। फिर बताओ B में 1/CR, और 1/CR का मतलब क्या, 1/T तो हो जाएगा T की पावर माइनस। एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, 1/CR इज डायमेंशन ऑफ 1/CR सिमिलर टू, और एक ऑप्शन दिया था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का भी क्या होता है, T की पावर -1, और इसका भी हो गया T की पावर -1। बोलो। अब ये ना सोचना कि हम तो पढ़े ही नहीं है, अरे ये पढ़ाएंगे आगे, अब आज फीस थोड़े ख़त्म हो जाएगी, साल में पढ़ना है, वहाँ आएगा वहाँ बताएंगे हम आपको, ठीक। अब इसी तरह C बताओ, C क्या है, L/R। L/R को भी क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसको भी टाउस डिफाइन करते हैं, डायमेंशन इसकी भी क्या हो गई, बोलो। R/L समझ गए होगे, D वाला। तो R/L बता दो क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा 1/T, तो हो जाएगा T टू पावर माइनस, ये भी हो गया। पहले इतना उतारो, तो ये बहुत आते हैं तब इसको बताएं हम, ये कम आते हैं, आए ये भी हैं, लेकिन हर बच्चों का ये ज़रूर सपना होता है सिलेक्शन के बाद यहाँ खड़े होने का, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, ठीक। तो ड्रीम तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, यहाँ खड़े हों आके, यहाँ के जो अगली साल लोग आएँ उनको हम प्रवचन दें। सिलेक्शन बाद बहुत प्रवचन आते हैं, ऐसे पढ़ो, वैसे न पढ़ो, ऐसे करो, वैसे न करो। इसीलिए हम ज़्यादा बुलवाते इसलिए नहीं हैं कि हर का अपना अलग अलग व्यू है, कोई कुछ बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, इसलिए बोलो ही नहीं, चुप्पे, क्योंकि अपना अपना मेथड होता है पढ़ने का, पढ़ाने का, हर चीज़ का एक आर्ट होती है। आप अपनी पढ़ाई करते हो, आप अपना एक फ्रीक्वेंसी डेवलप करनी होती है, कैसे पढ़ते हो ये आपको करना है, किसी के उससे नहीं होता है। अब 10 लोग बताते हैं तो उसमें क्या होता है, माइंड इधर उधर हो जाता है, ज्ञान बहुत आता है लेकिन सिलेक्शन के बाद आता है। और ये भी एक चीज़ बता रहे हैं कि जिस दिन आपको ये पता हो जाए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्लियर हो गया, क्या नहीं पढ़ना है, या यूँ कहो कि क्या पढ़ना है, उसकी उस दायरे से हमें आगे नहीं जाना है, उसी दिन सिलेक्शन हो जाता है। जब तक आप बिल्कुल तैर रहे होते दुनिया में, तब तक आप कन्फ्यूजन में की दुनिया में रहते हो। दायरा क्लियर होना चाहिए आपका, तभी हो पाता है। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं।
अब ये जो हैं ये तीनों बहुत ऊंचे जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये क्या हो जाता बताओ, सी इज इक्वल टू ये आगे पढ़ते रहेंगे मॉडर्न तक मिलता रहता है। सी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर कोई रूट नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर ले आए म्यू नॉट 1/c और यहाँ से रूट हटाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा 1/c। अब बताओ c वेलोसिटी ऑफ, तो LT टू पावर -1 का होल। अब ऊपर ले जाओ तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओ, बस हो गया। अब फिर यही क्वेश्चन आया था और उसमें ये आया था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1, इसका डायमेंशन पूछ लिया गया था। तो अब -1 का मतलब हो गया 1/, कर दोगे 1/, कर दोगे। देखो अब मान लो यही निकालना होगा, कैसे निकालते बताओ, यहाँ पर सीधे अब ये निकाल चुके हो ना, तो यही रख दो -2t टू पावर स्क्वायर और की पावर कर दो -1 कर दो, तो ये देखो निकल आया, ये हो जाएगा L स्क्वायर और हो जाएगा t की पावर माइनस। तो इसको ध्यान दिया रहना, जैसे पूछें सब निकाल लिया करोगे अपना। क्लियर हो गया। ये मॉडर्न तक आपको मिलता रहेगा फार्मूला, लाइट मिलेगा, मॉडर्न मिलेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका होता है ये। ठीक, ये दोनों देखो ये जो बड़े ज़बरदस्त बहुत आते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आता रहता है। ये जहाँ जहाँ बताया करें वहाँ निशान लगा दिया करो, जितने इंपॉर्टेंट बोलते जाएंगे उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन सेम टू सेम वही मिलते हैं। अब जरा देखिए F वाला देखो, ठीक, ये जो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहाँ पर रखने का तरीका यह है, इसका डायमेंशन रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रखो, लेकिन ये जानते हो क्या होता है बताओ, एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है और ये क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहती है। और इलेक्ट्रिक डेंसिटी का मतलब ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी डायमेंशन बता दो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, और वॉल्यूम को बता दो L3। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो बोल दो, ऊपर जाएगा तो -1t टू पावर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और कई जगह मिलेगा आपको, कैपेसिटर से स्टार्ट होता है और मॉडर्न तक ही मिलता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और इसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो हम सीधे एनर्जी डेंसिटी लिख दे रहे हैं। ठीक, और ये भी वही कहानी हुई, बता दो क्या हुआ, एनर्जी अपॉन, तो सेम फार्मूला इसका भी हो जाता, क्या आ जाएगा, ml -1 t टू पावर -2। बोलो, तो इसमें इम्पॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये जो तीन हैं ये इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना। ठीक, रिपीट होते रहते हैं। चलो अब आगे एक ये देख लो, ये ज़्यादा नहीं आया है लेकिन किसी की निगाह जाए तो दे सकता है इसको, एक आध बार कहीं पूछा गया है। चलो बता दो ये क्या है, ये लिखा है P प्लस हाफ रो बी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू के, यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी के की डायमेंशन बतानी है। ये कहाँ पढ़ते हो बताओ,
बर्नौली थ्योरम। क्या होती बर्नौली थ्योरम बता दो। तीनों एनर्जी, कौन तीनों एनर्जी बताओ? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? किसी जो है आइडियल लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीनों हैं, तीनों ही क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। जैसे अब ये आई है, ये आई इसको बता दे रहे हैं, जैसे ये होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और मास अपान वॉल्यूम ही तो क्या बन जाता है? डेंसिटी। तो यही तो मॉडिफाई होकर हो गया हाफ ρv²। ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है। मतलब कि तीनों क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो बता दो के की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बोल दो। ये हो जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है एनर्जी को बताओ ml² (10⁻²), वॉल्यूम को बता दो, और फिर ये भी वही हो गया। उतार डालो। और एक चीज़ और है, जब रिवीजन जब तक कराते हैं तब तक आया करो, VIP ना बना करो, बार बार समझाते हैं। ठीक, जब हम कहें कि अब ना आना तब बंद किया करो। उसमें रिवीजन में फ़ायदा क्या है? अब की जो लोग किए होंगे, हमने क्या किया था चैप्टर का, जैसे मान लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सारे क्वेश्चन हमने एक जगह, ये नहीं किया था कि चैप्टर का पूरा कराया था। जैसे डायमेंशन का हमने एक जगह, ठीक, एरर का एक जगह, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक जगह। उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होता है कि एक तो कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है कि क्वेश्चन आने का सिलसिला कैसा हो रहा है, उसका पैटर्न कैसा हो रहा है, ये पता चल जाता है। दूसरा ये फ़ायदा मिल जाता है कि किसी चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर नहीं इम्पॉर्टेंट होता है, किसी चैप्टर का कोई टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है, कोई टीचर है या कोई तुम ही पढ़ रहे हो, तो तुमको पढ़ने में कोई टॉपिक का कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है और तुमको पेपर बनाने दिया जाए तो ज़रूर उसमें से रखोगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, जो हर आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको जो बनाएगा तो रखेगा ज़रूर। तो उसे पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये पता चल जाता है। तो वहाँ तक आया करो, बैठ ना जाया करो घर पे। चलिए अब हम लोग आते हैं ये वाला क्वेश्चन, 5th वाला। चलो निकालो सब लोग इसको। तो फिजिकल क्वांटिटी एक डिफाइंड बाय द फार्मूला x = I/F(u²). हम सबकी डायमेंशन बता दे रहे हैं। जो नए लोग हों उनको डायमेंशन प्रॉब्लम आएगी, वो हम बता दे रहे हैं। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फार्मूला कल बताया था? बताओ, mr², तो ml² हो गया। और इसके बाद F क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? mL⁻² हो जाएगा। U क्या है? वेलासिटी। तो वेलासिटी क्या हो जाएगा? L⁻⁻1 हो जाएगा। और L लेंथ है, बाकी सब ही है। अब तुम लोग यहाँ रख के निकालो। फिजिक्स काम खत्म हो गया है, फिजिक्स बस इतनी थी। अब आगे क्या रोल है? मैथमेटिक्स का रोल है। अब ना निकाल पाओ तो समझ लो तुम्हारी मैथ वीक है, फिजिक्स नहीं वीक है। अब यहाँ रखो। W एनर्जी, बोल दो। अब देखो जो कट पिट रहा है उसको निपटाई दो। M कैंसिल, M कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। और ये T⁻², T⁻²। अब क्या बचा यहाँ? ml बचा, L³ बचा, ओपन कर दो, L² बचा। अब देखो ये L² और ये L³ और L³ क्या हुआ? तो क्या बचा बताओ? अब जिनका ना आया हो
फिजिक्स नहीं गड़बड़ थी, क्योंकि फिजिक्स तो मैंने लिख दिया था। क्या गड़बड़ थी? मैथमेटिक्स। तो अपनी अपनी औकात, अपना अपना गिरेबान झांक के देख लो कि गड़बड़ कहाँ पे है, फिजिक्स में है कि मैथ में है। ठीक, फिर देखो m टू पावर a है, l टू पावर b है, t पावर, यही पूछा गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले इसका मतलब समझ लो। कह रहे हैं कि ये किसी चीज़ का डायमेंशन लिखा गया है, ठीक, वो चार में से कोई एक चीज़ हो सकता है। कह रहे हैं फर्स्ट प्रेशर, प्रेशर होगा जब a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो हमें एक एक ऑप्शन मैच करना पड़ेगा यहाँ पर। एक ए देखा, ए नहीं आया तो बी देखा, बी नहीं आया तो सी देखा, ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो अब बताओ, हम ए ऑप्शन लेकर चेक कर रहे हैं। प्रेशर का बताओ, प्रेशर होता है फोर्स अपान लेंथ, वो फोर्स अपान एरिया होता है। और फोर्स का क्या हो गया बताओ, ml पावर -2, एरिया को हो जाएगा l स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, ml -1 t टू पावर -2। अब जरा मैच करो, m की पावर यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो a की वैल्यू क्या हुआ, l की पावर यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो b इज इक्वल टू t की पावर यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो c इज इक्वल टू, अब जरा मैच करो, a इज इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू -1 मिल गया, c इज इक्वल टू -2 मिल गया। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि फर्स्ट ना मैच किया होता तो फिर सेकंड को चेक करते, फिर थर्ड को चेक करते, और जो तीनों ना होता चौथा फिर ना चेक करते। तो तीन नहीं है तो चौथा सही हो गया, उसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, when the ratio of the dimension of Planck constant and that of moment of inertia। चलो बताओ तुम लोग, h अपान आई। अब h का हम निकाल दे रहे हैं, जो लोग नए हो उनके लिए बता दे रहे हैं। E इज इक्वल टू क्या बताया था बताओ, h न्यू। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, E अपान न्यू, और E एनर्जी हुआ ml स्क्वायर t टू पावर -2, और न्यू फ्रीक्वेंसी हुआ तो t की पावर माइनस। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर, और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो t की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, -1। ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता ही चुके हैं। अब निकालो तुम लोग, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या हुआ बताओ, t टू पावर, और t टू पावर -1 किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बता दूं, डायमेंशन ऑफ ओम्स आर सेम एज। अब ओम एक्चुअली कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ओम जो है क्या है, यूनिट है। और किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो यहाँ पर। तो बता दो, R इज इक्वल टू क्या बताया था, B अपान आई, और B का क्या होता है, W अपान Q। ठीक, और W, अब तो W जानते ही हो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t की पावर -2। Q का क्या बताया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ा चेंज किया इन्होंने ये कहा है डायमेंशंस ऑफ ओम्स आर सेम एज, और h दिया है और E दिया है, चार्ज दिया है। ठीक, तो क्या चार्ज दिया है, तो यहाँ पर हमें यहाँ बदलना पड़ेगा। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। Q का बताओ क्या हो जाएगा, AT, I का क्या हो जाएगा, A। अब बताओ ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, M, और ये A स्क्वायर, तो A की पावर -2, और T ऊपर जाएगा, और L बचा है L। ठीक, अब तुम लोग जगह हमें बताओ कौन ऑप्शन सही है। हम जो है E की जगह बता दे रहे हैं, E चार्ज है। E क्या है, चार्ज है। चार्ज मतलब वही Q है, और Q का मतलब क्या हुआ, AT हुआ। तो जहाँ E होगा उसकी जगह क्या रखोगे, AT। अब चारों ऑप्शन बताओ किसकी डायमेंशन इसके सेम आ रही, निकाल के बताओ तुम लोग। इधर ध्यान दो, देखो H का निकाल चुके हो ना, ठीक, और E का हम बता ही चुके हैं, E चार्ज है, चार्ज मतलब Q लिखो, E लिखो, तो ये हो गया AT हो गया। अब कौन सा है, C, तो C हम चेक कर दे रहे हैं, ये H अपान E स्क्वायर। तो बताओ H की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ml स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, t टू पावर -1, और E का क्या हो जाएगा बता दो,
80 का होल। अब इसको तुम ओपन करो तो ये हो जाएगा m, यहाँ m अकेला है और कहीं है नहीं, यहाँ पे l पे आ जाओ, ये हो गया l स्क्वायर। अब t वाला सेट कर लो पहले, यहाँ t⁻2 आएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये -2 ऊपर जाएगा तो -2 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर आएगा और ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस, अब देखो मैच कराओ, m l स्क्वायर, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब तुम लोगों को जो है पूरा चेक करना पड़ता, पहले ए करते, फिर बी करते, फिर सी करते। बोल दो, बोलो। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन तुम्हें ई हो सकता था, ई की जगह कन्फ्यूजन हो सकता था कि ई की जगह क्या रखें, तो ई उन्होंने कहा चार्ज है, चार्ज होता भी है, और चार्ज का क्यू बराबर हमने क्या बताया था, आई टी, आई का ए और टी का टी। बोल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। बोलो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बताओ। h/, कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ किसका ये बराबर है। जानते हो यहाँ क्या है, h तो जान ही रहे हो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। 2π तुम्हें केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है बस। 2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, पाई न्यूमेरिकल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो उन्होंने थोड़ा अकलमंदी लगाई, अपना दिमाग लगाया कि भाई h तो पूछा जा रहा है, चलो h/2π कर देते हैं बस। तो 2π से कोई लेना देना नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू की किसी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं, पाई की कोई डायमेंशन, केवल अकेला कौन बचा है, h। तो बता दो h का, और h का भी हम निकाल ही चुके हैं। अब ये कह रहे हैं किसके सिमिलर है, तो सिमिलर किसके है, अभी कल ही हमने बताया था, बहुत पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। अब ये m का m हो गया, lt⁻⁻1 हो गया, l हो गया, तो बोल दो क्या हुआ, ml² t⁻⁻, और इसको भी देखोगे यही आएगा, ml² t⁻⁻। ये क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में दोनों में खूब आता है, कहीं मैचिंग में आ जाता है, कहीं पेयरिंग में आ जाता है, कहीं ऐसे आ जाता है, तो ये मिलता रहता है। लेटेंट हीट Q = होता है ml, तो L = Q/m, और Q का बताओ, और M का, तो M से M क्या हुआ, और क्या है ग्रेविटेशनल, तो B = W/Q, नहीं W/m, तो ml² और m की जगह m, ये दोनों क्या हुआ, तो बता दो। तो d का तो सेम नहीं हुआ, लेकिन c का क्या हो गया, सेम हो गया। अब आ जाओ तुम b, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव वही t⁻⁻1, और क्यूरी ये भी दोनों उसका भी होता है t⁻⁻1। दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो क्यूरी का भी 1/t होता है टाइम होना, तो t⁻⁻1 हुआ। और इसके बाद रेनॉल्ड नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, F = होता है μr, और ये μ × mg। तो बताओ μ = रखोगे तो F/ क्या करोगे, mg। F का क्या हुआ, mLt⁻⁻2, m lt⁻⁻2 कट पिट के कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू का कोई डायमेंशन और रेनॉल्ड नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्या मतलब किया है, क्या नहीं किया है, देखिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इन्होंने कहा किसकी डायमेंशन सेम होगी। तो सेम होने में तो ये तो क्लियर हो गया, सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, लेकिन अब इसको सही में उन्होंने रखा है ऑप्शंस में जो आईटिक बना हुआ था, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इस बिहाफ पे सेम हो गए।
इस बिहाफ पे सेम, क्योंकि डायमेंशन ही दोनों एक ही तरह सिमिलर कह सकते हैं हम। ना तो म्यू की कोई डायमेंशन है और ना उसकी कोई डायमेंशन। अब मान लो तुम्हारे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मान लो इसी कोई बनाने की चाहत रखेगा तो ये कर देगा इनमें से किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। एक ही तो ऑप्शन तुम्हारे हाथ होता है, 3 ऑप्शन तो होते नहीं है। कह देंगे किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो अब मान लो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन तुम्हारे पास आ सकता था क्योंकि तो डायमेंशन तो होती ही नहीं इसकी। लेकिन जब तुमने ऑप्शन डी देख लिया कि डी वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों की दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होगी, तो डी वाले पे लगा दो। हम जो कहना चाह रहे हो, जोर दे रहे हो, बात समझ में आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि म्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है और रेनॉल्ड नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन तुम्हारे अंदर हो सकता है क्योंकि आईटी क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए, बी और सी करेक्ट है। तो इस बिहाफ पे वो सिमिलर हो गया क्योंकि दोनों डायमेंशनलेस है। इस बिहाफ पे हम सिमिलर कह सकते हैं जबकि उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। यही क्वेश्चन ये तुम्हारे यहाँ फ्रेम होगा, लैंग्वेज बदलेगी और ये कहा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है। तो किसकी सेम नहीं है? प्लेइंग कांस्टेंट और टार्की का सेम नहीं है। बोल दो, कुछ ज़्यादा औकात से ज़्यादा हो गया? समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? सन्नाटे में आ जाते हो ना। 11वां क्वेश्चन जरा देखो, थोड़ा सा हल्का सा हटके है, देख लेते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तभी निकाला ही चुके, लेकिन थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है? कह रहे हैं सी, जो है जो हम लोग जो चार्ज लिखते थे क्यू की जगह, तो कह रहे हैं तुम उसकी जगह सी रखो। तो कैसे सी रखेंगे जरा बता दो। F इज इक्वल टू क्या होता है? आई बी एल। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपान आई एल। ठीक, रुक जाओ, F अपान आई एल क्लियर हो गया। F में कोई समस्या नहीं है, F में कोई समस्या नहीं है। F की जगह रखोगे MLT टू पावर -2। अब L में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ फंसी? अभी तक तो हम I की जगह क्या लिखते थे? A लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहीं A नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि C जो है ये किसके टर्म में तुम्हें आंसर देना है? M के टर्म में, L के, T के और C के, जो कि C क्या है यहाँ? कूलम, मतलब वही चार्ज हो गया। तो बताओ कहाँ पर C आ जाएगा? कहाँ C आएगा? करंट में आएगा। कैसे आएगा? I इज इक्वल टू होता है Q अपान T। Q की जगह रखेंगे C और इसकी जगह रखेंगे T, तो हो जाएगा CT की पावर माइनस। हम जो कहना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? अभी तक हम क्या करते थे? I की जगह क्या रखते थे? A रखते थे। उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ कूलाम चार्ज है उसकी जगह क्या रखो? C रखो। अब हमने देखा I अब फंसे यहाँ पर, I की जगह तो A रख रहे थे, अब C कहाँ सेट करेंगे? तो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q की जगह C हो गया, T की जगह T हो गया, तो CT की पावर -1 यहाँ रख दो। देखो CT की पावर माइनस, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसके? M, L से L क्या हुआ? कैंसिल, C की पावर -1 और ये -1 ऊपर जाएगा तो -2 और +1। अब मैच करो, M C टू पावर -1 और T टू पावर, ये C ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो यार, तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ थोड़ा हटाया था, इस तरह कर सकते हैं, तो हमने बता दिया आपको। बोलो। तो दोनों क्वेश्चंस जेई वाले भी जो हैं बढ़िया से उनको भी कर लो, क्योंकि देखो अभी तो 2 साल का जो पैटर्न है वो तो बहुत ही वैसा है, गिरा हुआ। लेकिन एजेंसी चेंज हो रही है तो मे भी पैटर्न चेंज हो, पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट हो, तो हम लोग पूरा लेकर चल रहे हैं चीज़ें, ठीक, हल्का हल्का नहीं। लेकिन पेपर टफ आता है तो मेरिट अपने आप कहाँ है? लो चली जाती है, उससे कोई मतलब नहीं होता वैसे। हाँ, पेपर टफ बताओ 600, 700, 650 नहीं। इसीलिए एम्स में भी यही प्रॉब्लम पहले आती थी। क्या होता था, एक ही नंबर में हज़ारों लड़के आ जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने पैटर्न बदला था अपना। 200 नंबर का होता था, पता चला सबके एक ही नंबर पे 1000 लोग हैं, लेना उनको 10 लोगों को है, 2 लोगों को है।
तो पैटर्न बदला। वही समस्या यहाँ भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब एनसीईआरटी, अब हाई स्कूल से लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक, रट डालते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन तब भी यदि आप एनसीईआरटी पूरा ढंग से पढ़े हुए हो और थोड़ा सा ब्रेन सही है और मैथमेटिक्स आती है, कर ले जाओगे। लेकिन बायो आयम तो एक लाइन से आ रही है, वही लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। ये आप जरूर करिए, देखिए, ध्यान दीजिए हमारी बात को। यदि आप ये क्वेश्चन जो हम आपको देंगे और आप करते नहीं हो, तो रिजल्ट का इंतजार ना किया करो, रिजल्ट का इंतजार ना किया करो। क्लियर हो गया? अब समझ रहे जो हम कह रहे हैं? हाँ, ये जो हम दे रहे हैं, चाहे भले ना आवे तुम्हें, घर पे पढ़ ही लो उसको, और जब हम यहाँ कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप घर पे ट्राई नहीं करोगे, कॉपी नहीं खोलोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे जितना हम करा डालें क्वेश्चंस को। अपने ब्रेन पर थोड़ा जोर डालिए, आधा घंटा, 1 घंटा आप एक्सरसाइज जो हम देते हैं ज़रूर किया करो। और जब फिर तब तुमको मन भी लगेगा कि यार ये नहीं आया, हम कहाँ फंस रहे थे। किसी घर ढूंढ रहे हो, चौराहे पे कंफ्यूज हो गए हो, अब तुम्हारे अंदर रहता है जल्दी से पता चल जाए, बड़ी जल्दी मिलना है, टाइम निकल जाएगा, तो कोई बता देता है तो तुम्हें याद हो जाता है। तो जब तुम करके आओगे तो हम बता देंगे, तो ब्रेन में आपके बैठ, यहाँ तक याद हो जाता है। अब तो लिखाने का पैटर्न नहीं रहा, नहीं तो हम लोग पढ़ाते और लिखाते थे, तो यहाँ तक बच्चे बताते कि सर बोर्ड पे लिखा था, आपने बताया था, ये चीज़ बताया तो मुझे दिमाग बैठा था, और वो कर लेते थे। तो ये इफ़ेक्ट होता है। तो हम यही कहेंगे, क्वेश्चंस घर पे ट्राई ज़रूर करिए, आवे चाहे ना आवे, नहीं आता पढ़ के आइए, ठीक। तो हम ये आपको घर के लिए दे रहे हैं, ठीक। फिर हम कराएंगे सारे 1 बाय 1 कराएंगे। लेकिन देखिए, अब सब आपके जितने एनसीईआरटी जो बहुत बढ़िया, इसके अलावा कोई बुकलेट मत पढ़ना, यकीन मान के चलिए। मतलब मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई मत पढ़िएगा। सारा चीज़, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। आप कोई टेस्ट सीरीज देने जाओ, कोई पेपर पैटर्न बन के आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। आएगा तो पैसा आके ले लेना, इंटरेस्ट है 10% ब्याज है तो वापस कर देंगे, इसके बाहर नहीं आता है, ठीक। तो यही पढ़िए आप बस, बाकी सब में आग लगा दो जो कितने आप रखे हो सब। अब एक देखिए कितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन में रखे हुए हैं, छाँट के रखे हुए हैं। ये यहाँ से करना है, ये जिनके पास बुकलेट नहीं होगी ले लेंगे। यहाँ देखिए, चेक योर प्रोग्रेस, यहाँ से आप ट्राई करके आएंगे और कल हम इसको बता देंगे सारा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे आते हैं, ठीक। इधर देखिए, 3 एप्लीकेशन है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशंस, या चेक दी वैलिडिटी ऑफ फिजिकल रिलेशंस। कोई फिजिक्स में कोई फार्मूला किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो कैसे सही कर सकते हैं, कैसे गलत होगा, कि क्या हो जाता है। अच्छा, करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें क्या करेंगे कि इफ़ डी फॉर, यहाँ डायमेंशन लिख रहे हैं हम, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो समझ लो क्या है। जैसे तराजू जा कोई सामान आलू खरीदने जाते हो तो बराबर पड़ रहा है तो सही है, ऊंचे नीचे हो तो पटक के मारने लगते हो कि कम दे दिए हो, ठीक। किसी बड़े आदमी को नहीं मारोगे, जो 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 पूरा देश लूट ले रहे हैं उनको नहीं बोलते हो, उनको जाके इमोशनल वोट दे दोगे। और रिक्शे वाले से मारपीट कर लोगे, सब्जी वाले से मारपीट कर लोगे। इधर देखिए, अब इफ LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो समझ लो क्या है, गलत है। बस बोलो। अब जरा कुछ हम चेक कर लेते हैं, तब हम इस पर आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका B इज इक्वल टू U प्लस, इसमें U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सीलरेशन है, T टाइम है। अच्छा, इसमें जो लोग रिपीटर्स हों, ठीक, तो उनके अंदर 2 दिमाग चलता रहता है।
एक तो क्लास में रहते हैं और एक दिमाग चला रहता है, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो उस दुनिया से निकल आया करो। कोई चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो। मेरा इतने दिन का पढ़ाने का, टीचिंग का, केवल टीचिंग का ही जो अनुभव, उसी की बात बता रहे हैं कि एक लड़का था, उसके साथ पढ़ने आए थे उधर गोंडा साइड से, बहराइच साइड से, करीब 8-10 लड़के आए थे और सब एक एक करके 2 निकल गया, 3 निकल गया है और वो बिल्कुल बॉर्डर पे आके रुक जाता था। तो आके जो है रोने लगा, सब निकल के वही रह गया था। पढ़ने में भी ठीक था, बहुत कंसंट्रेट था, कोई डाइवर्जन नहीं था, सब कुछ था उसके अंदर। कहना सर बताइए, हमसे वो लोग कमज़ोर थे, वो निकल गए, हमारा नहीं हुआ। वो ते रोने लगा। मैंने समझाया, हमने कहा देखो कोई चीज़ अच्छे के लिए है और 1-2 साल में ज़िंदगी नहीं बीत जा रही है, बड़ी लंबी उम्र मिल रही है। अब लोग 80-90 साल तक जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2 या 4 ज़िंदगी है, 1-2 साल लग जा रहा है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए। आप बेहतरी, कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। मैंने समझाया। खैर हमने कहा बस ये ध्यान दे रहना कि क्लास में कंटिन्यू रहना बस तुम। और फिर उसी साल वो CPMT, तो पहले CPMT होता था, CPMT भी निकाला, MU भी निकाला। तो हम संजोग से ऐसे ही जब रिजल्ट आता है तो दिमाग में सभी बच्चों का आता है कि ये ऐसे था, इसका निकल जाना चाहिए, इसका निकल जाना है। सोच ही रहे थे, तब तक मुस्कुराता हुआ आया। क्या हुआ? कहें सर, हमसे कहा सर खड़े हो जाइए। हमने क्यों? हम खड़े हुए, ऐसे पैर पे लेट गया हमारे, रोने लगा। कहें सर आपने सहारा दिया और उस सहारे के ये रहा कि हमारा आज AMU में अच्छी रैंक से हो गया। अब उसके बाद दोनों ऑप्शंस थे, फिर कन्फ्यूजन हुआ CPMT उठाएं कि MU उठाएं। हमने MU लो, क्योंकि वहाँ का अलग ही पैटर्न है, हर चीज़ बढ़िया है, टीचिंग अच्छी है, अच्छा हुआ है, तो MU ले लिया। तो ऐसे से ज़िंदगी में मोड़ आते हैं। तो कभी ऐसा हो कि नहीं हुआ है या कुछ ऐसा है तो परेशान नहीं हुआ जाता है। हर चीज़ वक्त पे होता है, ध्यान ले रहे हो। जब आपका वक्त लिखा होगा उसी दिन हो जाएगा सब। तो ये कहीं ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो परेशान ना हुआ करो, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि B = U + AT। यहाँ U इनिशियल वेलोसिटी है और B A एक्सीलरेशन और T। अच्छा, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होता है। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS में है V और इसका होता है LT⁻⁻1। बोलो। अब आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ RHS। अब RHS में है U + AT। U इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हुआ? LT⁻⁻1। एक्सीलरेशन LT⁻⁻2। टाइम तो, और इसको हमने सॉल्व किया LT⁻⁻1 और ये -2 और +1 तो -1। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2LT⁻⁻1 LT⁻⁻ और 2 से कोई लेना देना, तो जो डायमेंशन आपकी LHS की थी वही डायमेंशन क्या हुई? RHS की हुई। इसलिए इक्वेशन आपका क्या है? वैलिड है। कोई मान लो फार्मूला आपके पास आ जाता है जो कि आपने कभी देखा नहीं है, ठीक। हायर क्लास में कोई फार्मूला रख दिया गया और पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ सही है गलत है, और तुमने पूरा डमरू बजा दिया कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है। आप डायमेंशन से उसको क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। यदि LHS और RHS की डायमेंशन आपकी सेम आ रही है, इसका मतलब वो फार्मूला आपका करेक्ट है। अब ये उतार के ये तुम लोग करके दिखाओ फटाफट। T/m है और यहाँ सिंबल हम बता दे रहे क्या है। ये T जो है वो टेंशन है और स्मॉल m जो है
मास पर यूनिट लेंथ है। सेकेंड वाला देखो, S इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ LHS आपका S है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हुआ। अब आ जाओ डायमेंशन ऑफ RHS में क्या है, UT प्लस हाफ AT। U का बताओ क्या हुआ, LT पावर -1 इंटू क्या हुआ T प्लस इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सीलरेशन बता दो क्या हुआ, LT पावर -2 इंटू क्या हुआ ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ L प्लस L मिलके क्या हुआ, और 2 से कोई मतलब, तो जो डायमेंशन LHS का वही डायमेंशन, तो ये भी करेक्ट हो गया। और F इज इक्वल टू mv² r भी करेक्ट कर लोगे ना। हम तीसरा बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वाला। V इज इक्वल टू √T/m के बारे में बताओ, ये सही है कि गलत है। अच्छा, अब जो लोग नहीं आया होगा तो हम समझ रहे कहाँ कहाँ उनको तकलीफ हुई होगी। डायमेंशन ऑफ LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, LT पावर माइनस, बोल दो। अब ये टेंशन जो होता है, टेंशन का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का होता है। जैसे डोरी लटकी हुई है, पकड़ के लटक जाओ, गले से नहीं हाथ से, तो डोरी में क्या पैदा होगा, तनाव पैदा हो जाएगा। तो किसने पैदा किया, फोर्स ने पैदा किया। तो जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन टेंशन की होगी। इसका मतलब हो गया T चाहे को चाहे F कहो, और ये हो गया mLT⁻⁻। एक यहाँ फंसे हो गए स्मॉल m में। स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, केवल मास नहीं है। मास होता तो m हो जाता, ये एक्चुअली है m जो है हमारा है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब कि हम ऐसे लिखेंगे कि मास अपान, तो मास का तो हो जाएगा कैपिटल M और लेंथ का क्या हो जाएगा L। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL⁻⁻। अब बताओ, चेक करो डायमेंशन ऑफ RHS। अब RHS में अंडर रूट क्या है, T/m। तो अंडर रूट T की बता दो वैल्यू क्या हो गई, mL⁻⁻²। m का क्या हो गया, mL-1। m से m क्या हुआ, अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो L² हो जाएगा, T⁻⁻² हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 1/2। इसका मतलब क्या हो गया 1/2। ये देखो 1/2। अब ओपन करो, अभी मैथमेटिक्स बताई थी, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया LT⁻⁻। तो जो डायमेंशन LHS की है वही डायमेंशन RHS की है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। बोल दो। लेकिन जितना इसमें बताया इसमें से कुछ आएगा नहीं, ठीक। तो इसको दोबारा न करना, दोबारा अब यहाँ से करना। कोई रिलेशन आपका है, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला इस तरह का है। ये MON का मतलब है जैसे पावर कोई हो, क्यूब हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कोई पावर, मतलब हमने इसे जनरल फार्मूला लिखा है। और ABCDEF जो है फिजिकल क्वांटिटी हैं, मास है, लेंथ है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, कुछ इस तरह का है। तो फिजिक्स ये कहती है कि जो डायमेंशन A का होगा वही डायमेंशन B का होगा, वही डायमेंशन CD की पावर M का होगा, पावर भी ली जाएगी, वही डायमेंशन E/F की पावर N का होगा। पावर सहित लिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। मतलब क्या हुआ,
प्लस माइनस में तो अलग अलग हुआ, प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है तो उसको हम एक मानेंगे। क्या सीधा मतलब हुआ, यदि ये वेलोसिटी बता रहा है तो ये भी वेलोसिटी बताएगा, ये दोनों मिलके पूरा वेलोसिटी बताएंगे, ये भी क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। यदि ये मास बता रहा है तो ये मास बताएगा, ये पूरा मिलके मास बताएगा, ये पूरा मिलके मास बताएगा। ये आम बता रहा है तो ये भी आम बताएगा, ये भी आम बताएगा, ये भी आम बताएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। जो लेफ्ट साइड में होगा फिजिकल क्वांटिटी, जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन राइट साइड की भी आएगी। ये होता कॉन्सेप्ट। कारण क्या है, प्रोडक्ट में है तो एक चीज मिलके आएगा, डिवीजन में एक चीज मिलके आएगा। कारण क्या होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, डिफरेंट है तो हो सकती है, जैसे मास को लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मास को लेंथ से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब तक सेम नहीं होगी तब तक ऐड सब्ट्रैक्ट। अभी बहुत लोगों नहीं समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर से समझ लो। हम ये कह रहे हैं, जैसे घर में कोई गया और लेकर 10 किलो गेहूँ गया और 10 मीटर कपड़ा लेकर गया और उसने अपने बेगम से पूछा बताओ कुल कितना हो गया, तो बेगम पढ़ी लिखी नहीं कि 2 लपड़ लगा देंगी तो पहले ही ये मेंटल हो गया है, क्योंकि 10 किलो ये मास से रिलेटेड है और 10 मीटर लंबाई से रिलेटेड है। तो मास में लेंथ को कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो बोलो, कोई नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन बता देगा, घर वाला बता देगा। एक अच्छा नहीं पढ़ा बता देगा कि ये गलत बोल रहा है, डिस्टर्ब हो चुका है, ले जाओ इसको कहीं। ठीक, तो मास में लेंथ नहीं ऐड हो सकती है, मास में लेंथ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। हाँ, मल्टीप्लाई हो सकती, डिवाइड हो सकती है। अब ये कहते हैं भाई 10 किलो गेहूं है और 20 किलो चावल है, तो 10 और 20 मिलके 30 किलो हो गया, क्योंकि वो भी मास को बता रहा है, वो भी मास को बता रहा है। तो मास में मास ऐड हो सकता है, लेंथ में लेंथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रिंसिपल का इसका नियम ये है। अब हमें ये बता दो, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी ए और बी हैं और दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब ए मान लो मास बता रहा हो, बी मान लो लेंथ बता रही हो। तो क्या इसमें पॉसिबल है, पहला ए प्लस बी, सेकेंड ए माइनस बी, थर्ड ए अपान बी, फोर्थ ए बी। इसमें कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये और ये क्या है, पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल हैं? डिवीजन हो सकता है। जैसे अब देखो, जैसे तुम लिखते हो एल टी टू पावर -1 या एल अपान टी लिखते हो, ये लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया, ये पॉसिबल है, फिजिकल क्वांटिटी पैदा कर दे रही है। लेकिन हम कहें एल और टी ये दोनों ऐड कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये वाला आपका ला यही है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कैटेगरी ए पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी इन गिवन रिलेशन। फर्स्ट है f इज इक्वल टू ए प्लस ठीक। अब इसमें ए बी सी, अब यहाँ दिया रहेगा तुम्हें f क्या है, फोर्स है, t क्या है, टाइम है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है जिसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। तो क्या भी रूल हमने बताया, बताओ? हमने ये रूल बताया जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, वही डायमेंशन वी टी का होगा, वही डायमेंशन आपका सी टी स्क्वायर का होगा। बोल दो। तो ये बताओ ए किसके इक्वल हो गया? इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, और फोर्स का क्या होता है, mlt की पावर माइनस, हम डी ना लिख के सीधे इसे कैपिटल ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ताकि
ये इसे लिख देते हैं, इधर देखो ये इस रूल से यही हुआ। तो बताओ डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ क्या हुआ? फोर्स, और फोर्स का क्या होता है? बोलो। अब बताओ डायमेंशन ऑफ, अब ऐसे लिखो इसको कि वी टी कैपिटल ब्रैकेट रहेगा इज इक्वल टू, तो बताओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपान टी। अब फोर्स का डायमेंशन बताओ, टाइम का डायमेंशन बताओ, तो क्या आंसर आ जाएगा? अब सीधे ब्रैकेट न लगाओ, सीधे इसे लिखा करो, देखो शॉर्टकट, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? तो सी इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ अपान टी स्क्वायर। फोर्स को बताओ, एम एल टी की पावर माइनस टू अपान टी स्क्वायर, तो बता दो आंसर क्या आ जाएगा? एम एल टी की पावर माइनस, बोल दो, सीधे यहीं निकाला को, देखो डायरेक्ट। अब ये सब हमने समझाने के लिए किया। ए इज इक्वल टू क्या आया? एफ आया। बी इज इक्वल टू एफ अपान टी हो जाएगा। सी इज इक्वल टू एफ अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं कैलकुलेट कर लिया करो, टाइम बचा लिया करो। सीधे सीधे ए किसके बराबर हुआ? एफ के। बी किसके बराबर हुआ? एफ अपान टी के। सी किसके बराबर हुआ? एफ अपान टी स्क्वायर के। शॉर्टकट में निकाल लो। यहाँ पर पेन की भी जरूरत नहीं है आपको, उतार के ये वाला करके दिखाओ हमें, बी और सी। ठीक, इसका बी और सी को फाइंड करिए। निकला? इसका निकालो, हम हल्का हिंट दे रहे हैं। P इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है? ए बी। P प्रेशर है, T टाइम है। प्रेशर का हम लिख दे रहे हैं सीधे, क्या हो जाएगा? आया? नहीं, इधर देखो, इधर वाला हो गया ना ये। इधर ध्यान दो। अब देखिए जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ही तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या फंस गई? दोनों ही अननोन है। तो दोनों अननोन, ना ए पता है और ना बी पता है, तो दिमाग लगाओ कि कहीं से हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा। तो क्या हिंट दिया गया है? यहाँ दे दिया गया ये b प्लस टी। इसका मतलब कि b वही है जो t है, तभी तो ऐड हुआ है, नहीं तो ऐड ही ना होता। बोलो। तो यहाँ से हमें मिल गया कि b इज इक्वल टू टी, और t की जगह कैपिटल T इसकी डायमेंशन में मिल गई। अब जब डायमेंशन मिल गई, अब इसको हम दोबारा लिखना चाहें तो लिखेंगे p इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी टाइम, ये भी टाइम, तो 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से कोई मतलब, बस एक बार लिख लिया करो। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हम ये कह रहे हैं 10 मीटर और 2 मीटर बराबर 12 मीटर हुआ, तो ये भी एल हुआ, ये भी एल हुआ, तब ये इससे डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। बस केवल क्या लिख दिया करो, जैसे 10 मीटर और 2 मीटर 8 मीटर हुआ, अब लिखोगे एल माइनस एल कट के 0 नहीं, क्योंकि मीटर से मीटर माइनस हो रहा, तो क्या बच रहा है? मीटर। एक बार लिख लिया करो उसकी जगह। ठीक, तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा ये करेंगे कि इसकी जगह, तो इसकी जगह b प्लस टी की जगह हमने सीधे लिख दिया कैपिटल T, यहाँ निकाल ही चुके हैं, और नीचे कर दिया c। अब रूल लगा लो। अब रूल ये हो जाएगा कि p इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हुआ? ए बी। अच्छा, जिसको हमें निकालना उसका लेफ्ट साइड लाया करो, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू पी। और हमने कहा जिसको निकालो उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ये पावर इधर ले आओ, तो बताओ ये क्या हो जाएगी? पी स्क्वायर, ये 1/2, तो यहाँ आ जाएगी 2 हो जाती है। हमें चाहिए ए, बी निकल चुका है,
तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, पी स्क्वायर बाई बी, और P प्रेशर है तो ml माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 अपान B की जगह क्या हुआ T। अब ये T के पास चला जाएगा, बोल दो ml माइनस 1 और T की पावर माइनस, अच्छा होल स्क्वायर है तो एक स्टेप और हम बढ़ लेते हैं। चलो प्रेशर का स्क्वायर है तो ये यहीं से हम आगे निकल लिए, तो A इज इक्वल टू ml माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 होल, और नीचे बता दो B की जगह क्या रखा। अब इसको ओपन करो, मैथमेटिक्स लग रही है यहाँ, देख लो m स्क्वायर l की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 4 अपान, अब ये टी ऊपर ले जाओ तो बोल दो क्या होगा, m स्क्वायर l पावर माइनस 2 टी की पावर, बोलो अब बताओ C का कैसे निकालोगे। जैसे P इसके इक्वल हुआ वैसे P इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे सीधे लिखा करो P इज इक्वल टू टी बाई सी, तो C ले आओ इधर, तो C इज इक्वल टू टी अपान P, T की जगह T और प्रेशर की जगह हो जाएगा ml माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा m माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ L, इसको ऊपर ले जाओ, बोलो बोलो भाई। जो तकलीफ हो रही होगी थोड़ी है, बेसिक मैथमेटिक्स हो रही होगी, फिजिक्स में तो अच्छा ही नहीं है, फिजिक्स में कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक उतारो। और ये जहाँ पे हो रहा हो थोड़ा रुक जाओ, पूछ लो, हम बता दिया करें, शर्माया ना करो, शर्माओगे तो बस ऐसे शर्माते रहोगे। जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ नहीं आ रही आप रुकिए, हम आपको बता दें, साल भर का प्रॉब्लम दूर हो जाए, नहीं तो फोड़ा लिए बैठे रहोगे, अपना क्या करना है। डॉक्टर से और टीचर शर्म नहीं की जाती है। अब डॉक्टर के यहाँ जाओ, कह दो डॉक्टर साहब शर्म आ रही है, कैसे बताएं, तो काहे के लिए आए हो, जाओ। ऐसे टीचर से नहीं शर्म करना चाहिए, कोई चीज़ नहीं आ रहा है पूछिए उसको। अब ये तो होगा नहीं, कमरा बंद कर लिया हमने, अब दे धुनाई करना शुरू कर देंगे, कोई नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताएगा। अरे भाई भीग नहीं गए, तुमड़ी थोड़ी तोड़ डालेगा, हैं तो पूछना चाहिए, पूछते नहीं हो। चलो ये वाला निकाल लो, सी वाला, ये हो गया ना सबका। F इज इक्वल टू बताओ, ए बी सी बताओ, कौन बताएगा, बताओ। ए का तो फोर्स हो गया, चलो, और बी का बस निकाल आया सब, बैठ जाओ, वेरी गुड भाई। यहाँ से बी का निकाल लो पहले, तो बी का वही होगा जो किसका होगा, तो टी का कैपिटल टी हो गया, काम खत्म। और ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ हो गया। फोर्स का बता दो क्या हुआ, ये भी निपट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, तो सी कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, देखो एफ इज इक्वल टू आया ए प्लस, टाइम से टाइम माइनस होगा तो क्या बचेगा, टाइम ही बचेगा, अपान सी लिख दो सीधे सीधे। अब ये टी अपान सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो टी अपान सी इज इक्वल टू एफ, तो सी इज इक्वल टू टी अपान एफ, और टी बता दो कैपिटल टी, एफ बता दो ml माइनस 1 टी की पावर माइनस। अब इसको सेट कर लो, सेट करोगे बोलो क्या आ जाएगा, m ऊपर ले जाओ m माइनस 1, l ऊपर ले जाओ l, t ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, तो t की पावर, बोल दो, फोर्स का रुक गया, अरे यार गड़बड़ कर दिया, कुछ ज़्यादा ही स्पीड पकड़ लिया, उसका प्रेशर वाला आ गया, ठीक। तो ये ml टी की पावर माइनस 1, तो बताओ क्या आ जाएगा, m माइनस 1 और l माइनस 1 और t की पावर, बोल दो
तो बस करें, नहीं तो पगला जाओगे। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया वो ट्राई करके ज़रूर आना। लापरवाही